हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समाज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। पहला प्रश्न है, गुरुदेव शब्द में समास है। ऑप्शन ए है अव्ययी भाव है, बी तत्पुरुष है, या सी बहुव्रीहि है, या डी कर्मधारय है। तो गुरुओं में जो देव है, तो गुरुदेव में कौन सा समास होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। गुरुदेव शब्द में कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारहसिंगा शब्द में समास है। बारहसिंगा शब्द में समास है, बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, या अव्ययी भाव समास है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बारहसिंगा शब्द में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए है गगनचुंबी, बी है पाठशाला और सी है श्वेत पत्र, डी है नीलकंठ। नीलकंठ में बहुब्रीहि समास हो जाएगा, पाठशाला में तत्पुरुष समास हो जाएगा, पाठ करने के लिए शाला, गगनचुंबी गगन को चूमने वाला, ये भी आपका कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि में चला जाएगा। जबकि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। श्वेत पत्र में कौन सा उदाहरण होगा? कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमानंद में कौन सा समास है? परमानंद में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है द्वंद्व समास है, बी है कर्मधारय है, सी है अव्ययी भाव है, या डी है बहुब्रीहि है। तो परम है जो आनंद, परम है जो आनंद, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? परमानंद में कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न देन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? ऑप्शन ए है अव्ययी भाव, बी है कर्म कारक, सी है द्वंद्व समास और डी है बहुब्रीहि समास। तो अव्ययी भाव समास होता है, द्वंद्व समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है, जबकि कर्म धारय समास होता है, ना कि कर्म कारक कोई भी समास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यही आपका क्या होगा? कोई भी समास नहीं होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है कि किन समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? किन समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? ऑप्शन ए है बहुब्रीहि समास में, बी है तत्पुरुष समास में, सी है द्वंद्व समास में, या डी है द्विगु समास में। तो बहुब्रीहि समास में तृतीय पद यानी कि अन्य तीसरा पद ही प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में द्वितीय पद और द्विगु समास में प्रथम पद, जबकि द्वंद्व समास ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। अगला प्रश्न है, किस समास में प्रथम पद संख्यावाची व अंतिम पद संज्ञा हो जाता है? किस समास में प्रथम पद संख्यावाची और जो अंतिम पद होता है वह संज्ञा हो जाता है? संज्ञा है तो वह कौन सा कहलाएगा? ऑप्शन ए है द्वंद्व समास, बी है तत्पुरुष समास, सी है द्विगु समास और डी है अव्ययी भाव समास। तो प्रथम पद जिसमें संख्यावाची होता है उसे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर द्विगु समास के नाम से जाना जाता है। जैसे आपका हो जाएगा चौराहा, तिराहा, ये सभी क्या हो जाएंगे? द्विगु समास के उदाहरण हो जाएंगे। महाजन शब्द में कौन सा समास है? महाजन शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है कर्मधारय, बी है द्वंद्व, सी है द्विगु और डी है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव की पहचान होती है कि शब्द में आपके उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो महाजन में आपके उपसर्ग का प्रयोग अगर किया जाएगा तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा, जबकि यहाँ पर अर्थ क्या होगा? महान है जो जन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। महाजन शब्द में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होता है? तो अभी अभी आपके सामने चर्चा हुई थी कि जिसमें कोई तृतीय यानी कि अन्य पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? ऑप्शन ए है कर्मधारय, बी है अव्ययी भाव, सी है तत्पुरुष और डी है बहुब्रीहि। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जिसमें अन्य यानी कि तीसरा पद प्रधान होता है बहुब्रीहि समास के नाम से जाना जाता है। जैसे हो जाएगा आपका नील कंठ। अब नीला है कंठ जिसका अर्थात कौन? भगवान शंकर। तो क्या ये और किसी के लिए कह पाना संभव है? बिल्कुल नहीं। तो इसका अर्थ अंत में जाकर के कैसा हो जाता है? रूढ़ हो जाता है। किसी एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, अन्य पर अर्थ जाता है, तीसरे में तीसरा पद प्रधान होता है। इस प्रकार से कई भी प्रकार से आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपका उत्तर एक ही होगा, क्या होगा? बहुब्रीहि समास। देन अगला प्रश्न है, जलमग्न शब्द में कौन सा समास है? जलमग्न शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है द्वंद्व समास है, बी है अव्ययी भाव समास है, सी है तत्पुरुष है, या डी है कर्मधारय है। तो जल में मग्न,
जल में मग्न, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जलमग्न में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न है वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है तत्पुरुष, बी है बहुब्रीहि, सी है द्वंद्व और डी है द्विगु। तो वज्रपाणी, वज्र को धारण करने वाला, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तृतीय प्रधान है यानी कि बहुब्रीहि समास। देन अगला क्वेश्चन देखेंगे पंचवटी शब्द में कौन सा समास होगा? पंचवटी शब्द में कौन सा समास होगा? और अभी अभी हम चर्चा कर रहे थे कि पहला पद जिसका संख्यावाची होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, द्विगु समास। बहुब्रीहि तृतीय पद नहीं निकल रहा है, द्वंद्व दोनों आपस में कोई योजक चिन्ह से नहीं जुड़े हुए हैं, कर्मधारय जो या जैसे का कोई उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पंचवटी। पांच वटी यानी कि जहाँ पर पांच क्या है? वटी है, पांच स्थान है, पांच मंदिर हैं, तो उसे पंचवटी कहेंगे। यहाँ पर संख्या का बोध हो रहा है तो द्विगु समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है कि सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। उपर्युक्त वाक्य में प्रयुक्त घास फूस शब्द में कौन सा समास होगा? तो घास फूस शब्द में कौन सा समास होगा? कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु या अव्ययी भाव। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। घास फूस शब्द में द्वंद्व समास होगा। क्यों? क्योंकि ये किसी न किसी प्रकार से योजक चिन्ह से जुड़े हुए हैं। जो आपका योजक चिन्ह है वो इस चीज को प्रदर्शित कर रहा है कि घास और फूस, घास और फूस। तो यहाँ कौन सा समास हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, द्वंद्व समास। देन अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? कौन सा शब्द बहुब्रीहि शब्द का उदाहरण है? शूलपाणी, यथाक्रम, हसमुख, हथकड़ी। तो यथाक्रम में तो आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा, और हसमुख हंसते हुए जिसका है मुख, और हथकड़ी हाथों के लिए कड़ी, तत्पुरुष समास हो जाएगा। जबकि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सूल पाणी, सूल को हाथों में धारण करने वाला, सूल को, त्रिशूल को, और ऐसे कौन है? तो भगवान शिव के लिए, यानी तृतीय पद के लिए आपकी ये बात कही जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देन है अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है? इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है? ऑप्शन ए है भुजदंड, बी है माखन चोर, सी है भला बुरा और डी है चतुर्भुज। तो संख्यावाची द्विगु समास, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देन अगला क्वेश्चन है प्रतिदिन समास में कौन सा समास होगा? प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए है द्विगु समास, बी है कर्मधारय, सी है तत्पुरुष और डी है अव्ययी भाव। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? संख्या दी नहीं गई है तो द्विगु होगा नहीं, जो जैसे जैसा कोई उदाहरण नहीं है तो कर्मधारय भी नहीं होगा, विभक्ति से जुड़ा नहीं है तत्पुरुष भी नहीं होगा, जबकि ये जुड़ा किससे है? तो उपसर्ग से जुड़ा है। उपसर्ग से जुड़ा है, उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग है प्रति, और प्रति में जोड़ दिया है दिन, तो बन गया है प्रतिदिन, और जिसका अर्थ हो जाएगा प्रत्येक दिन, हर एक दिन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिदिन में कौन सा समास होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अव्ययी भाव समास होगा। प्रतिदिन के साथ साथ आपसे कह दिया जाएगा यथासंभव, यथासंभव इत्यादि आपके शब्द कौन से हो जाएंगे? अव्ययी भाव के उदाहरण हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो, उसे समुदाय का बोध हो, तो उसे क्या कहते हैं? ऐसा समास जिसका पहला पद संख्यावाची हो, जिससे किसी पूरे समुदाय का बोध हो, तो उसे क्या कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे, कर्मधारय कहेंगे या अव्ययी भाव कहेंगे? तो संख्यावाची ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, द्विगु समास कहलाएगा। देन अगला क्वेश्चन है जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष्य हो, तो उसे कौन सा समाहार कहेंगे? जिसमें पहला पद विशेषण हो और दूसरा विशेष्य हो, तो विशेषण और विशेष्य वाला आपका एक ही समास है। कौन सा है? ऑप्शन ए द्विगु है, बी है कर्मधारय है, या सी है द्वंद्व है, या डी है तत्पुरुष है। तो विशेषण और विशेष्य से संबंधित होता है आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे कहते हैं, जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वह समास आपका कौन सा समास कहलाएगा? तत्पुरुष समास कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, रेखांकित शब्द में समास है। कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, इसमें कौन सा समास है? ऑप्शन ए है अव्ययी भाव, बी है तत्पुरुष, सी है द्वंद्व समास और डी है बहुब्रीहि। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गुरु के भाई, गुरु भाई। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है कि लड़की चौलड़ी पहने है, लड़की
चौलड़ी पहने हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? तो चौलड़ी, चार लड़ी, चौलड़ी यानी कि चार लड़ियों वाली कोई चीज़ पहने हुए है। ऑप्शन ए है द्विगु समास, बी है बहुब्री, सी है अव्ययी और डी है द्वंद्व। तो यहाँ पर संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए संख्यावाची समास ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो जिस पद के दोनों ही पद प्रधान होते हैं उस समास को कहते हैं। ऑप्शन ए द्विगु, बी है द्वंद्व, सी है तत्पुरुष और डी है कर्मधारय। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कर्मधारय समास के दोनों ही पद प्रधान, द्वंद्व समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं, जिसमें आ जाएगा आपका माता पिता यानी कि माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, सुख दुख, सुख और दुख यानी कि इसमें दोनों ही शब्दों का अपना अर्थ है और दोनों ही शब्द एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और दोनों ही अपने आप में प्रधान होते हैं। किसी एक के बिना दूसरे का अर्थ होना असंभव हो जाता है, इसलिए दोनों पद प्रधान किस में होते हैं? द्वंद्व समास में। तो आज की प्रैक्टिस सेशन को यहीं पर विराम करेंगे, इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए आप क्या करेंगे, फटाफट से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करते रहें।